हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। भूमिका में समय बर्बाद न करते हुए सीधे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सज्जन चैनल पर नए हैं वो फटाफट नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बगल की घंटी को भी जरूर दबा लीजिएगा। हाँ, तो कहानी की शुरुआत चेरी फॉल्स नाम के एक टाउन के सुनसान रोड से होती है, जिस पर हम देखते हैं कि कार में बैठा एक कपल रोमांस कर रहा है। लड़का जैसे ही किससे थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वैसे ही लड़की उसे रोक देती है और कहती है कि मैं अभी स्कूल में ही हूँ, मैं ये सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे कुछ दिन और वर्जिन रहना है। दोनों अनजान थे, लेकिन पास में मौजूद एक कार से कोई उन पर निगरानी कर रहा था। तभी अचानक गाड़ी की लाइट्स ऑन होती हैं। जब लाइट की रोशनी में कुछ दिखाई नहीं देता तो लड़का इसकी जांच करने बाहर निकलता है। लड़के ने जैसे ही खिड़की के पास जाकर बात करने की कोशिश की तो अंदर बैठी डरावनी सी महिला ने दरवाजा खोल दिया और इससे लगी चोट से वो लड़का जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद महिला बाहर आई और धारदार हथियार से उस पर हमला करने लगी। ये खौफनाक नज़ारा देख कार में बैठी लड़की बुरी तरह से घबरा गई और गाड़ी लॉक करके बैठ गई। लड़की गाड़ी लॉक करके शांति से बैठी ही थी कि तभी वहाँ उसका जख्मी बॉयफ्रेंड पहुँच गया और गाड़ी खोलने के लिए कहने लगा। लड़की ने उसकी मदद करने के लिए दरवाज़ा खोला, लेकिन बॉयफ्रेंड अंदर आता इससे पहले हमलावर महिला यहाँ पहुँच गई, जिसने उसे जान से मार डाला। ये देखकर लड़की दूसरी तरफ भागने लगी, लेकिन हमलावर ने उसे भी दबोच लिया और उसके गले पर चाकू रख दिया। वो कुछ और करता इससे पहले सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चेरी फॉल्स के शेरिफ यानी पुलिस ऑफिसर ब्रांड की बेटी जोडी अपने बॉयफ्रेंड कैनी के साथ रोमांस कर रही हैं। कैनी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन जोडी भी कहती है कि मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। इस पर कैनी नाराज़ हो जाता है और कहता है कि हम 1 साल से रिलेशन में हैं, लेकिन अभी तक वर्जिन हैं। हर बार तो मुझे अपने पास आने से रोक देती हूँ। दोनों के बीच कहासुनी होती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप हुआ कि उनके पीछे भी एक कार की लाइट्स ऑन हो गई। घबराइए नहीं, ये वो डरावना शख्स नहीं बल्कि जोडी की माँ थी। उसकी माँ कहती है कि जोडी फटाफट घर चलो, इतनी लेट तक बाहर घूमने की बात अगर तुम्हारे पापा को पता चली तो वो हम दोनों की क्लास लगा देंगे। इसके बाद जोडी माँ के साथ रवाना हो जाती है। घर पहुंचकर जोडी चुपके से अपने रूम तक तो पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने रूम का लैंप चलाया तो वो चौंक गई, क्योंकि यहाँ उसने देखा कि उसके पिता ब्रेंट उसी की राह देख रहे थे। जोडी को पसंद तो नहीं था, लेकिन ब्रेंट उसकी स्कूल से लेकर बाहर जाने तक हर गतिविधि पर नजर रखता था। आज जब ब्रेंट ने जोडी को पकड़ लिया तो उसे गुस्सा आया और जनाब ने सजा के तौर पर 1 हफ्ते के लिए जोडी को घर से बाहर जाना बंद कर दिया। सुबह के 4 बजे जोडी ने घर के बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनी। खिड़की में जाकर जब उसने चेक किया तो पाया कि उसके पिता आज ऑफिस टाइम से बहुत जल्दी जा रहे हैं। दरअसल आज उन्हें जंगल में 2 लाशें मिलने की खबर मिली है और उसी केस के सिलसिले में वो जंगल जा रहे हैं। कुछ देर बाद शेरिफ ब्रेंट क्राइम सीन पर पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि यहाँ पर कील से ठोकी हुई लड़की और लड़के की लाश मौजूद थी। दोनों के शरीर पर चाकू मारे जाने के अनेकों निशान थे। ये नज़ारा देख शेरिफ ब्रेंट हैरान रह गए, क्योंकि उनके टाउन में अब तक इतना भयंकर मर्डर किसी का नहीं किया गया था। इसके बाद दोनों बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। दूसरी तरफ जोडी अपने स्कूल पहुंचती है, जहां उसका दोस्त टिम्मी उसे बताता है कि लास्ट नाइट हमारे स्कूल के 2 स्टूडेंट्स का मर्डर हो गया है, जिनका शौक सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि पूरा गाँव मना रहा है। तभी जोडी की नज़र अपने बॉयफ्रेंड पर पड़ती है, जो किसी लड़की के साथ था। ये देखकर जोडी उदास हो जाती है और अंदर चली जाती है। इसी बीच जोडी के पिता ऑफिसर ब्रेंट प्रिंसिपल से पूछताछ करने स्कूल पहुंचता है। इधर लेक्चर ले रहे प्रोफेसर लियोनार्ड मार्लिस्टन बच्चों से इसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। कुछ बच्चों ने शौक जताया तो कुछ शरारती लड़कों ने उसका मजाक भी उड़ाया। इसी बीच ब्रेंट क्लास में आता है और बच्चों से विक्टिम्स के बारे में पूछकर चला जाता है। इसके बाद सब स्टूडेंट्स कैफेटेरिया में चले जाते हैं, जहाँ एक गुस्साई हुई लड़की एक लड़की को पीटते हुए कहती है कि तुमने झूठी अफवाहें क्यों फैलाई कि हम इंटीमेट हुए थे। झगड़ा देख वहाँ प्रिंसिपल और अन्य लोग आ जाते हैं और इन्हें अलग करते हैं, लेकिन लड़की जाते जाते कहती है कि उसकी बातों पर कोई भरोसा मत करना, मैं अभी भी वर्जिन हूँ। इसके बाद हम एक बार फिर से उस किलर महिला को देखते हैं जो चाकू को धार लगा रही थी, यानी जल्द ही वो एक और शिकार पर निकलने वाली है। इसके तुरंत बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो कॉलेज में वर्जिन होने की बात पर लड़के से लड़ाई कर रही थी। लड़की के पेरेंट्स बाहर गए थे, यानी वो घर पर अकेली थी। अकेली लड़की के घर की डोरबेल बजी और उसने पूछा कि भाई कौन है, जिस पर आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारी मम्मी की दोस्त हूँ, दरवाज़ा खोलो। लड़के ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बाहर खड़ी किलर महिला ने उसकी जान ले ली। कुछ देर बाद जब लड़की के पेरेंट्स घर आए तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि घर की सीलिंग पर लगी झूमर पर उनकी बेटी की लाश लटक रही थी। इधर ब्रेंट अपनी बेटी जोडी को सेल्फ डिफेंस की कुछ ट्रिक सिखा रहा था। इसी बीच फ़ोन बजता है और उसे एक मर्डर की खबर मिलती है। अब जब इतने खौफनाक मर्डर्स हो रहे थे तो केस में FBI भी इन्वॉल्व हो चुकी थी।
कुछ देर बाद ब्रेंट मॉर्ग यानी मुर्दा घर में जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन किलर की एक बात बड़ी ही विचित्र है। किलर ने विक्टिम को मारकर चाकू से उसकी थाई पर वर्जिन नाम लिखा है। ब्रेंट अज्यूम कर रहा था कि शायद ये किलर सिर्फ वर्जिन बच्चों को ही अपना निशाना बना रहा है। ये सोचते ही ब्रेंट थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसे अपनी बेटी जोडी की चिंता हो रही थी। इसलिए वो सीधा घर जाता है और जोडी से पूछता है कि क्या तुमने कभी वो काम किया है। जोडी मना कर देती है और प्रॉमिस भी करती है कि शादी से पहले वो कभी ऐसा नहीं करेगी। इस पर ब्रेंट कहता है कि ये तुम्हारी लाइफ है और तुम कुछ भी करने के लिए आज़ाद हो। अगले दिन ब्रेंट डेप्यूटी से मिलता है और स्कूल में सभी बच्चों के पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग अरेंज करने की बात कहता है। ब्रेंट के कहने पर सभी बच्चों को छुट्टी दे दी गई, लेकिन जोडी प्रोफेसर लियोनार्ड के पास आती है क्योंकि उसे अपना असाइनमेंट सबमिट करना था। जोडी और प्रोफेसर बात कर ही रहे थे कि तभी जोडी को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन दोनों की जांच करने पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। इधर प्रिंसिपल ब्रेंट से कहता है कि मीटिंग तो बुला ली, पर वो पेरेंट्स से कैसे कहेगा कि वर्जिन बच्चों को खतरा है। इस पर ब्रेंट कहता है कि बच्चों के लिए हमें ये तो करना ही पड़ेगा। मीटिंग शुरू होती है, जहाँ ब्रेंट सबसे कहता है कि किलर सिर्फ वर्जिन बच्चों को ही अपना निशाना बना रहा है। ये सुनकर कोई दूसरे लोगों को छेड़ने लगा तो कोई इस पर भड़कने लगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये बात सुनकर पेरेंट्स में लड़ाई छिड़ गई, जिसके चलते मीटिंग को रद्द करना पड़ा। इधर जोडी और उसके फ्रेंड टिम्मी ने मीटिंग में हुई बातें सुन ली। अब चूंकि टिम्मी जर्नलिज्म की तैयारी कर रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना ये न्यूज़ फटाफट से पेपर में दे दी जाए। टिम्मी ने जोडी का फ़ोन लिया और न्यूज़ वालों से बात करने थोड़ा दूर चला गया। अब काफ़ी देर बाद भी जब टिम्मी वापस नहीं लौटा तो जोडी उसे ढूंढने के लिए जाती है। इसी दौरान उसे वॉशरूम से अपने फ़ोन की आवाज़ सुनाई देती है। जोडी ने वॉशरूम में जाकर चेक किया तो पाया कि यहाँ एक अलमारी के दरवाजे पर वर्जिन लिखा हुआ है। जोडी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अलमारी से उसे टिम्मी की लाश नजर आती है, जिसे चाकू से बुरी तरह से काटा गया था। जोडी जोर से चिल्लाती है, तभी लेडी किलर ने उस पर हमला कर दिया, जिसे देख जोडी वहाँ से भाग गई। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही दूर जाने के बाद किलर महिला ने उसे दबोच लिया और जोडी के शरीर पर भी वर्जिन लिखने की कोशिश करने लगी। लेकिन जोडी ने अपने पिता की सिखाई सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स काम में ली और वहाँ से भाग निकली। इसी दौरान रास्ते में उसे पिता ब्रेंट मिल गए, जिन्हें जोडी ने बताया कि उसने टिम्मी को मार दिया है और अब वो मेरे पीछे हैं। ब्रेंट कातिल को देखने अंदर जाता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से भाग चुकी थी। इसके बाद जोडी को ब्रेंट की ऑफिस लाया जाता है और उससे किलर का स्केच बनवाया जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि किलर तो एक महिला है। महिला का स्केच देखते ही ब्रेंट के चेहरे का रंग ही उड़ गया। ब्रेंट स्केच लेकर सीधा ऑफिस गया और प्रिंसिपल टॉम को फ़ोन लगाने लगा। ब्रेंट ने टॉम को स्केच फैक्स किया और पूछा कि तुम्हें 27 साल पहले वो घटना याद है, कहीं ये लॉरेन शर्मेन तो नहीं है। प्रिंसिपल कहता है कि नहीं, वो तो 27 साल पहले ही गायब हो चुकी हैं। इधर जोडी ब्रेंट की बातें सुन लेती हैं, तभी ब्रेंट की नज़र उस पर पड़ती है। वो फ़ोन रखकर बाहर आता है और जोडी से पूछता है कि उसने क्या सुना। जोडी झूठ बोलती है और कहती है कि मैंने तो सिर्फ अपने दोस्त को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया था। तभी यहाँ जोडी की दोस्त आती है और ये दोनों बातें करने लगती हैं। जोडी की दोस्त उसे बताती है कि सब स्टूडेंट्स को पता चल गया है कि ये किलर सिर्फ वर्जिन लोगों को ही मार रहा है, इसलिए शाम को एक पार्टी रखी है जहाँ सभी मिलने वाले हैं। इसी बीच जोडी की माँ भी पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और उसे घर चलने के लिए कहती है, लेकिन जोडी कहती है कि वो पहले स्कूल जाएगी और वहाँ से होते हुए घर आएगी। इधर स्कूल में सब जोडी की बहादुरी को अप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि उसने किलर लेडी का सामना किया और इतनी अहम जानकारी जुटाने में पुलिस की मदद की। यहाँ कैनी भी उसके पास आता है और माफ़ी मांगते हुए वापस रिलेशनशिप में आने के लिए बात करता है। यहाँ जोडी की फ्रेंड उसे बताती है कि ये पार्टी इसलिए रखी गई है ताकि सभी स्टूडेंट्स वर्जिनिटी खोने की प्लानिंग कर सके और किलर की लिस्ट से अपना नाम हटवा सके। कैनी जोडी से एक बार फिर शारीरिक संबंध बनाने की बात पूछता है। इस बार जोडी ने सीधा मना करने की बजाय थोड़ा प्यार से कहा कि मैं इस पर सोचूंगी। इधर स्कूल में चल रही वर्जिनिटी खोने की प्लानिंग वाली बात एक जर्नलिस्ट को पता चल गई और बात न्यूज़ चैनल तक चली गई। प्रिंसिपल को जब इस बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी भड़क जाता है और सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि ये सब बंद करो, वरना कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन स्टूडेंट्स का मानना था कि प्रिंसिपल की पनिशमेंट मौत से बढ़िया ही है। ऐसे में उन्होंने प्रिंसिपल को इग्नोर किया और तैयारियां जारी रखी। लड़कियों में जिसने शारीरिक संबंध बनाए हैं वो सभी वर्जिन लड़कियों को सावधानियां और तरीके के बारे में गुरु ज्ञान दे रही थी, तो वहीं लड़कों के मन में लड्डू फूट रहे थे। दूसरी तरफ जोडी अपने घर पहुँचती है और अपनी माँ से 27 साल पहले उस घटना के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी माँ उसे कुछ नहीं बताती। जोडी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, इसलिए वो लाइब्रेरी में जाकर 27 साल पहले के न्यूज़पेपर्स की कटिंग पढ़ती है, जिसमें उसे लॉरेल शर्मेल के बारे में पता चलता है, जो अचानक से गायब हो गई थी। इसी बीच उसे किसी की आहट सुनाई देती है और वो किलर के डर से भागना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ देर में उसे पता चलता है कि वो उसकी माँ ही थी। जोडी अब भी उसे सच्चाई बताने की बात कहती है। इस बार उसकी माँ मान जाती है
और बताती है कि लगभग 27 साल पहले लॉरेल मेरे साथ हाई स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन एक दिन शराब पिए हुई 4 सीनियर लड़कों ने मिलकर उसके साथ रेप किया। लड़की पैसे वाले बाप की औलाद थी, कॉलेज की फुटबॉल टीम में अच्छे प्लेयर भी थे। इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया। इसके बाद लॉरेल कभी दिखाई नहीं दी। वहीं 2 लड़के शहर छोड़कर जा चुके हैं और बचे हुए 2 लड़के यहीं चेरी फॉल्स में हैं। जोडी पूछती है कि ये 2 लोग कौन हैं। इस पर उसकी माँ कहती है कि इन 2 लोगों में से एक तुम्हारे प्रिंसिपल और दूसरे तुम्हारे पिता हैं। जोडी अपने पिता का नाम सुनकर सन्न रह जाती हैं, लेकिन तभी जोडी की माँ उससे कहती है कि तुम्हारे पापा ने ये खुद से नहीं किया था, बल्कि उनके दोस्तों ने शराब पिलाकर उनसे ज़बरदस्ती ये सब करवाया था। दूसरी तरफ हम ब्रेंट को देखते हैं, जो दूसरे शहर में मौजूद लॉरेन शर्मेल के घर जाता है। ये खंडर घर कम और टॉर्चर रूम ज़्यादा लग रहा था। घर में ब्रेंट को एक जंजीरों में बंधी हुई बेबी डॉल दिखाई देती है, लेकिन ब्रेंट इन सबको इग्नोर करते हुए आगे निकल जाता है। ब्रेंट इस बात से बेखबर था कि घर में एक महिला भी थी जो उसे ही घूर रही थी। गाड़ी में बैठते ही डेप्यूटी रेडियो उसे बताती है कि प्रोफेसर टॉम उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं। इधर जोडी अपने पिता की घिनौनी सच्चाई जानने के बाद सीधा कैनी के पास पहुंचती है और कहती है कि आओ करो जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो। जोडी ये सब करके दरअसल अपने पिता को वापस हर्ट करना चाहती थी, लेकिन कैनी का कहना था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, फीलिंग के बगैर मैं ये सब नहीं कर सकता। उसने जोडी को हाथ लगाने से भी मना कर दिया। इसके बाद जोडी यहाँ से तुरंत रवाना हो गई और प्रोफेसर लियोनार्ड के पास जाने लगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसे भी पसंद करती थी। कैनी को भी इस बात पर शक था, क्योंकि जोडी प्रोफेसर से काफ़ी प्यार से बात करती थी। और क्लासरूम में प्रोफेसर के साथ जब जोडी ने आहट सुनी तो वहाँ कैनी ही था जो जोडी का पीछा कर रहा था। इसके बाद हम ब्रेंट को देखते हैं, जो प्रिंसिपल से मिलने उनके ऑफिस में आता है, लेकिन यहाँ उसने देखा कि सीरियल किलर ने प्रिंसिपल का भी मर्डर कर दिया और उसके सर पर वर्जिन लिखा हुआ था। ब्रेंट कुछ और सोचता इससे पहले उस पर हमला हुआ और वो बेहोश हो गया। दूसरी तरफ सब स्टूडेंट्स फाइनल पार्टी के लिए इकट्ठा होते हैं। पुलिस भी उनकी सुरक्षा में यही मौजूद थी, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ जो भी हो रहा था उसमें कुछ भी अवैध नहीं था। सब स्टूडेंट जो भी कर रहे थे अपनी मर्जी से कर रहे थे। यहाँ सीधे साधे दिखने वाले लड़कों को भी लड़की मिल गई, क्योंकि अब मामला प्यार और फीलिंग का नहीं बल्कि वर्जिनिटी खोकर जान बचाने का था। कैनी भी एक लड़की के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ जोडी से प्यार करता है। ये गलत है, इसलिए वो जोडी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन जोडी प्रोफेसर लियोनार्डो के घर पहुंच चुकी थी, जहां उसने देखा कि प्रोफेसर एक भारी भरकम बक्सा घर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जोडी ने प्रोफेसर की मदद की और दोनों मिलकर सूटकेस को तहखाने में ले जाती हैं। रास्ते में जोडी प्रोफेसर से पूछती है कि आखिर इसमें इतना भारी क्या है, जिस पर प्रोफेसर कहता है कि तुम्हारे पिता। जोडी तुरंत बक्से को खोलकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ वाकई उसके पिता ब्रेंट हैं। ब्रेंट अधमरा हो चुका था। अब प्रोफेसर अपने अच्छे चेहरे के पीछे की सच्चाई सामने लाता है और जोडी को एक महिला की विग भी दिखाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल की मौत का कारण लॉरेन शर्मेल नहीं, बल्कि महिला के मास्क में प्रोफेसर लियोनार्डो था। जोडी इसके आगे कुछ कर पाती उससे पहले प्रोफेसर ने उस पर हमला बोल दिया और जोडी बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब जोडी को होश आया तो उसने खुद को अपने पिता ब्रेंट से कुछ दूरी पर बंधा हुआ पाया। अब जब दोनों होश में आए तो लियोनार्डो ने विग पहनकर एक लड़की का मेकअप किया और प्रोफेसर ब्रेंट को 27 साल पहले घटी वो खौफनाक घटना सच सच बताने को कहता है। जोडी कहती है कि अब वो सब सच जानती है, लेकिन इस पर लियोनार्डो भड़क जाता है और जोडी की गर्दन पर चाकू रखते हुए कहता है कि अब उसे सब कुछ दोबारा सुनना है, वो भी ब्रेंट के मुंह से। इस पर ब्रेंट बोलना शुरू करता है और बताता है कि 27 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ रास्ते से गुजर रहा था। हमने शराब पी रखी थी। रास्ते में हमें लॉरेन शर्मेल मिली, जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। लॉरेन बहुत खूबसूरत लड़की थी। हाँ, तो लियोनार्डो ने लेटर्स दिखाए और ब्रेंट से कहने लगा कि ये लेटर्स लॉरेन ने तुम्हारे लिए लिखे थे, क्योंकि वो हाई स्कूल में तुम्हें पसंद करती थी और उस रात भी उसने तुम्हें इसलिए रुका क्योंकि उसे लगता था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। इसके बाद वो शहर छोड़कर चली गई और उसने 9 महीने बाद मुझे जन्म दिया। मैं तुम्हारी ही नाजायज औलाद हूँ ब्रेंट। आगे लियोनार्डो ने कहा कि देखो मेरी आंखें भी तुमसे मिलती हैं। लॉरेन ने मुझे जन्म तो दिया, लेकिन कभी प्यार नहीं किया। वो हमेशा मुझे टॉर्चर करती थी। फिर एक दिन लॉरेन ने लियोनार्डो को अपने साथ हुई उस खौफनाक घटना के बारे में बताया तो वो अपनी माँ का बदला लेने के लिए निकल पड़ा। जिन लोगों ने भी उसकी माँ का केस दबाने में मदद की या झूठ बोला, लियोनार्डो उनके बच्चों को मारकर अपना बदला लेता गया। रही बात मुख्य आरोपियों की, उन्हें खुद अपनी जान देकर लियोनार्डो का गुस्सा शांत करवाना पड़ा। अब इस लाइन में ऑफिसर ब्रेंट और उसकी बेटी जोडी थी। अब लियोनार्डो ब्रेंट के सामने उसकी बेटी जोडी का पेट काटना शुरू करता है, लेकिन तभी वहाँ कैनी पहुँच जाता है। दरवाज़ा खुलते ही कैनी जोडी के बारे में पूछता है, लेकिन लियोनार्डो गुस्सा होते हुए उससे कहता है कि वो यहाँ नहीं है, चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसे शक था कि जोडी यहीं पर है, क्योंकि उसकी गाड़ी यहाँ खड़ी थी और साथ ही साथ ब्रेंट ने भी एक शीशा गिरा दिया था।
जिसके बाद कैनी का शक यकीन में बदल गया। जब लियोनार्डो ने कैनी को अंदर नहीं आने दिया तो वो उसे धक्का देकर घर में घुस गया। कैनी बेसमेंट तक भी पहुंच गया जहां उसे ऑफिसर ब्रेंट और जोडी दिखाई दिए। वो जोडी को खोल ही रहा था कि तभी लियोनार्डो कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला करने पहुंच गया। ऑफिसर ब्रेंट ने उसे लड़ाई करना शुरू की और जोडी और कैनी को भागने के लिए कहने लगा। इस दौरान ब्रेंट ने अपनी जान गंवा दी। दूसरी तरफ कैनी जोडी को लेकर भाग रहा था। दोनों भागते हुए पार्टी वाली जगह पहुंचते हैं जहां एक इंस्पेक्टर को ये दोनों पूरी बात बताते हैं, लेकिन लियोनार्डो ने इस ऑफिसर को भी मार डाला। इसके बाद दोनों सीधे पार्टी हॉल में चले गए। यहाँ सब स्टूडेंट्स के बीच रोमांस चल रहा था। लियोनार्डो का ये रूप देखकर सब स्टूडेंट्स के बीच भगदड़ मच गई और जो भी लियोनार्डो के रास्ते में आया उसे वो मारता चला गया। कुछ ही देर में लियोनार्डो जोड़ी तक पहुंच गया और उसे मारने की तैयारी करने लगा। इसी बीच कैनी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लियोनार्डो ने उसकी भी जान ले ली। अब जोडी एक बार फिर से लियोनार्डो के सामने थी, लेकिन इस बार जोडी ने अपने पिता की सिखाई हुई ट्रिक्स काम में ली और लियोनार्डो को धक्का देकर खिड़की से नीचे गिरा दिया। लियोनार्डो टूटी हुई रेलिंग के ऊपर गिरता है और ये उसके शरीर के आर पार हो जाती है। लियोनार्डो ने अब भी एक लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पास में मौजूद डेप्यूटी ने दो पिस्टल से गोलियां दागना शुरू किया और लियोनार्डो को मार गिराया। कुछ दिन बाद FBI जोडी और उसकी मां से पूछताछ के दौरान पूछती है कि उसने तुम्हारे फादर को क्यों मारा। इस पर जोडी पता नहीं में जवाब देती है और पुलिस इन दोनों को छोड़ देती है। बाहर सड़क किनारे जोडी एक बार फिर से लियोनार्डो को देखती है, लेकिन एक बस आगे से निकलने के बाद वो गायब हो जाता है। यानी ये बस जोडी को हेलुसिनेशन हुआ था। इसी के साथ हो जाती है कहानी की एंडिंग। लेकिन आपको क्या लगता है, लियोनार्डो को अपनी मां के दोषियों की सजा दिलाने के लिए खुद को बीच में न आकर एक बार फिर से कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, या फिर उसने जो किया वो सही किया? कमेंट्स में हमें बताना ज़रूर। उम्मीद है मूवी आपको पसंद आई होगी और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि मूवी का नाम था चेरी फॉल्स, जो कि साल 2000 में रिलीज हुई। रेटिंग की बात करें तो फिल्म को IMDb पर 5.2 स्टार्स मिले थे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।